नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मोदी कैबिनेट के सबसे बड़े रिसफल की पटकथा लिखी जा चुकी है। बड़ी बात यह है कि जो कुछ होने जा रहा है वो सिर्फ कैबिनेट तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। चर्चा इस बात को भी लेकर है कि संगठन में भी बहुत कुछ होना है और यहाँ तक कि जो राष्ट्रपति भवन है उधर भी कुछ लोगों को लाना है, कुछ लोगों को बाहर निकालना है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कुछ होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ चर्चा इसकी भी करेंगे कि ये जो टूट फूट की खबरें आ रही हैं वो क्या अब थमने वाली हैं या फिर बारी अब कांग्रेस की भी है, चूंकि वहां से भी कुछ कुछ कहानी निकलकर सामने आ रही है और दावा यहां तक किया जा रहा है कि कोई एक पूर्व मुख्यमंत्री है जो कई विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल होना चाह रहे हैं। तो वो क्या किस्सा है, थोड़ा इसको भी समझेंगे। और झारखंड में जो कुछ हुआ है वो एक अलग तरह की कहानी लिख रहा है, क्योंकि उसमें मसला तो अब आरजेडी का भी आ गया है। जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है एक, और दूसरा जिस तरह से परिमल नथानी जीते हैं वो एक और कहानी जो है वो लिख रही है। तो वो क्या है उसको भी थोड़ा समझेंगे और बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू भी करते हैं। देखिए, दो तीन चीज़ें हो रही हैं जो ये बता रही हैं कि जिस तरीके से जोड़ घटाना चल रहा है वो जोड़ घटाना बहुत ही रणनीतिक तौर पर हो रहा है। और ये कहने की वजह है, कोल्हापुर में अमित शाह वहाँ अपने भाषण में उन्होंने जो कुछ कहा है वो पूरी तस्वीर उकेर रहा है। उन्होंने कहा कि अब एक ही शिवसेना है। पहले शिंदे गुट कहना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा कोई मसला नहीं रह गया है। यानी ये जो उद्धव ठाकरे के सांसद उनको छोड़कर इधर भागे हैं वो दरअसल एक बड़ी, आप एक तरह से कहें कि प्लानिंग के लिहाज से हुआ। और वो प्लानिंग सिर्फ 2/3 बहुमत वाली नहीं है, ये प्लानिंग और 48 लोकसभा सीटों की भी है जो 2029 के मद्देनजर जब चुनाव होगा तो उस लिहाज से बीजेपी कैसे, या आप कहें बीजेपी का गठबंधन किस तरीके से वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करेगा, उस नज़रिए से भी इसे देखा जाना चाहिए। और ये बात सिर्फ ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र पे लागू हो रही है, यही बात पश्चिम बंगाल में लागू हो रही है, क्योंकि ये दो ऐसे स्टेट हैं जहां से लोकसभा की सबसे ज़्यादा, अगर आप कहें सीटें उत्तर प्रदेश के बाद अगर कहीं से आ रही हैं तो दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है और तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है। इन दोनों ही जगहों पर जो सियासी बिसात बिछाई गई है उसमें अब आप देखिए कि सीधे तौर पर बीजेपी ने अपने लिए 88 लोकसभा सीटें सुरक्षित कर ली हैं। तो इसलिए ये जो अभी हो रहा है वो बस इस बात तक सीमित नहीं है कि डिलिमिटेशन बिल के लिए उनको 2/3 बहुमत चाहिए, जबकि ऐसा लगता है कि ये बात उससे आगे की है। इसलिए जो अमित शाह कह रहे हैं कोल्हापुर में वो बड़ी बात है। और उससे एक बात यह भी निकल कर आती है कि उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से हिंदुत्व और उसके बाद में आप कहें कि सीधे सीधे खिलवाड़ किया केंद्रीय गृह मंत्री के साथ, उसका खामियाजा तो कम से कम उन्हें भुगतना पड़ रहा है। एक बात ये हुई। दूसरी, जो परिमल नथानी वाला मसला है उसमें आप देखिए कि उन्हें एनडीए ने सपोर्ट किया था। एनडीए के पास वहां संख्या बल नहीं था, इसके बावजूद वो राज्यसभा पहुंच गए। इसका मतलब ये हुआ कि वहां जो विपक्षी गठबंधन है, यानी हेमंत सोरेन की सरकार की अगुवाई में जो तमाम सारी पार्टियां वहां लामबंद हैं, उन पार्टियों में टूट फूट हुई है परिमल नथानी के पक्ष में। अब उसमें आरजेडी की भी बात हो रही है कि साहब आरजेडी भी जो है टूट गई। तो आरजेडी टूट गई तो ये आप एक तरह से कहें कि अलार्मिंग बेल है। किसके लिए? कांग्रेस के लिए। क्यों? क्योंकि झारखंड में बड़ा मजबूत इनका गठबंधन माना जा रहा था। तो क्या अब उस गठबंधन में दरार पड़ गई है? और सिर्फ मसला झारखंड का ही नहीं है, फिर बिहार का भी मसला आ जाता है कि अगर वहां पर इस तरह का क्रॉस वोटिंग हुआ है तो ये गठबंधन क्या बिहार में भी सुरक्षित रह पाएगा? और क्या उधर से भी
विधायक विधायक तो हो गए, क्या सांसद भी इधर उधर जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इसलिए यहां पर जो है चीजें इंडी ब्लॉक के भीतर बहुत तेजी से घट रही हैं। और कहा यह जा रहा है कि जो बीजेपी का आला कमान है वो इस बात को लेकर बहुत मुस्तैद है कि हमें किसी भी हाल में 2/3 बहुमत वाला मसला हासिल करना है और डिलिमिटेशन बिल जो है उसे पास कराना। अब इस लिहाज से आप देखिए कि उद्धव सेना का काम खत्म हो गया, उधर टीएमसी जो है वो लगी हुई है। अभिषेक बनर्जी गए हैं, उन्होंने कहा कि साहब इन लोगों की सदस्यता ख़त्म करवा देंगे, तमाम सारी चीज़ें वो उधर लगे हुए हैं। लेकिन वो 20-22 सांसद जो हैं वो इधर आ ही चुके हैं। अखिलेश यादव को लेकर बात हो ही रही है कि साहब उनके यहाँ भी कुछ कुछ होने जा रहा है। डीएमके जिस तरीके से राहुल गांधी पर हमलावर है उसकी वजह से ये माना जा रहा है कि अगर वो पक्ष में नहीं आया यानी एनडीए के, तो विपक्ष में भी नहीं जाएगा। तो इस लिहाज से वह भी इस बिल को पास कराने में एक तरह से कहें कि मदद ही करेगा। जहां तक बात इसकी है कि कांग्रेस के कौन से पूर्व मुख्यमंत्री आने वाले हैं, तो चर्चा तो वैसे कई नामों की है और सबसे आप ये कहें कि आगे जो नाम चल रहे हैं उसमें कुछ लोग गहलोत को भी जोड़ रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं क्या होने जा रहा है। पर कांग्रेस के भीतर भी सुगबुगाहट है, यानी ये जो 2/3 वाला मसला है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इधर से ही पूरा होगा, उसमें कई लोग अंतरात्मा की आवाज़ पर भी बहुत कुछ फैसला ले सकते हैं। ये कुल जो है आप ये कहें कि बहुमत जुटाने की और इस बिल को पास कराने की जो कवायद है ये उसकी कहानी। लेकिन जो सबसे बड़ा खेल होने जा रहा है, जिस बाबत 2 दौर की बैठक हो चुकी है, वो है मंत्रिमंडल का रिसफल। एक बैठक जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली बार विदेश यात्रा से वापस आए थे तब हुआ था, जिसमें बाकायदे रिपोर्ट वगैरह सबकी रखी गई थी। दूसरी बैठक राजनाथ सिंह के यहाँ हुई, उस समय PMG7 की बैठक में गए हुए थे। अभी वो पश्चिम बंगाल में होंगे और कहा जा रहा है कि वहाँ से आने के बाद इस उलट फेर का जो है निर्णय हो जाएगा, यानी किसे कहाँ बिठाया जाएगा। और ये एक तरीके से आप कहें कि पूरी नई टीम ही तैयार हो जाएगी जो चर्चा चल रही है। और उस नई टीम में कई सारे चेहरे जो है वो पीछे धकेले जाएंगे और कई सारे चेहरों को प्रमोशन मिलने जा रहा है। इस बात को लेकर जो पावर कॉरिडोर है उसमें खासा चर्चा है। मसलन देखिए पीयूष गोयल को लेकर कहा जा रहा है कि उनका बड़ा भारी प्रमोशन हो रहा है। अब उस प्रमोशन में कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि उनको फिनांस मिनिस्ट्री भी मिल सकती है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, उनके पास अभी एक ही मंत्रालय है, उनको और एड ऑन कर दिया जाएगा, उनकी जिम्मेदारी बढ़ा दी जाएगी। इसी तरह से रेल मंत्रालय को लेकर चर्चा चल रही है और चर्चा यह भी चल रही है कि सहकारिता में भी फेरबदल होगा। और ये जो सहकारिता में फेरबदल वाला मसला है वो अभी सहकारिता किसके पास है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास है। तो यानी वहाँ अगर कुछ फेरबदल होने जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि फिर उनकी जिम्मेदारी बढ़ने जा रही है। तो उस बढ़ी हुई जिम्मेदारी में वो कहाँ खड़े होंगे, ये एक प्रश्न है। और उस आप एक तरह से कहें कि प्रश्न में जो डिप्टी PM वाली बात है वो तो चली रही है। इसके अलावा कुछ गवर्नर आ रहे हैं, मतलब कुछ की छुट्टी की जाएगी, कुछ को भेजा जाएगा और कहा जा रहा है कि 2 गवर्नर जो हैं उनको मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जाएगा। तो अब बड़ी बात यह है कि वो 2 गवर्नर कौन है जिनको जो है हिस्सा बनाया जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि वो 2 जो है वो दक्षिण से होंगे। अब क्या होगा ये जो है देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन से 2 गवर्नर हैं। लेकिन ये जो चर्चा है, आप या कहें ये जो पूरा कवायद पूरी चल रही है, वो सिर्फ इस लिहाज से ही नहीं है, उसमें आप संगठन को भी शामिल करिए कि ये जो फेरबदल होगा वो सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट तक सीमित नहीं रहने वाला है। यहाँ से जो लोग निकलेंगे उनमें से कईयों को बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाएगी। अच्छा, कई लोग बाहर, जैसे अनुराग ठाकुर हैं,
उनको कहा जा रहा है कि लाया जा सकता है और उनको जो है पोर्टफोलियो दिया जा सकता है। 8 नए मंत्रियों की बात हो रही है, 8 नए मंत्री हैं और बाकी जो तकरीबन 16 मंत्रालय हैं, उन मंत्रालयों में जो सहयोगी हैं उन लोगों को एक तरह से कहा जाए कि सेट किया जाएगा। अच्छा, कई एक जो है वो तो नए होंगे ही, चूँकि 4 की वैसे ही छुट्टी हो रही है, यानी 2 का तो राज्यसभा बढ़ा नहीं, 2 राज्यसभा में है, तो वो कोई उत्तर प्रदेश का है तो कोई दिल्ली का अध्यक्ष है, तो इसलिए उनका एक पद एक व्यक्ति के लिहाज से वो मुक्त होंगे। तो यानी वित्त मंत्रालय में कोई आएगा, तो वित्त मंत्रालय में कोई राज्य मंत्री ही आएगा या पूरा वित्त मंत्रालय किसी और के सुपुर्द कर दिया जाएगा, ये जो है इसको लेकर कौतूहल है। लेकिन ये जो तमाम सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों में 2-3 बातों का बड़ा ध्यान रखा गया है। पहली चीज़, उनका अपना जो परफॉर्मेंस वो क्या रहा है। दूसरा, आयु, एज वाला मसला बहुत बड़ा फैक्टर है, और वो जो मामला है इसमें कई एक मंत्री जा सकते हैं, लेकिन वो जो आप जिनको टॉप मान रहे हैं उसमें से तो बड़ी कम संभावना है कि कोई जाएगा, वो अभी बने रहेंगे। और उसमें आप देखिए, अगर आपके ख्याल में राजनाथ सिंह हो तो भूल जाइएगा, क्योंकि एक तरह से कहा जाए कि वो इस समय ट्रबल शूटर की भूमिका में रहते हैं। अभी देखिए पीएम की अनुपस्थिति में ये जो रिसफल वाली मीटिंग है वो उन्हीं क्या हुई, फिर संगठनात्मक बदलाव वाली जो मीटिंग है वो भी उन्हीं क्या हुई, क्योंकि वो तकरीबन आप समझिए 4-4.5 घंटे चली थी। वो होनी थी कायदे से पीएम के यहाँ, लेकिन जब पीएम नहीं मौजूद थे तो वो हुई राजनाथ सिंह के, और ये पहली बार नहीं है। 2024 के नतीजे आने के बाद जो बड़ी बैठकें हुई हैं संगठन को लेकर, वो बैठकें राजनाथ सिंह के यहाँ ही हुई हैं, और उसमें आप एक तरह कहें कि संघ के पदाधिकारी जो है या संघ का जो अपना शीर्ष नेतृत्व है वो राजनाथ सिंह के यहाँ ही सहज महसूस करता है। तो एक तरह से कहें कि वो संघ और जो बीजेपी, या आप ये कहिए कि यहाँ का जो आला कमान है उसके बीच एक सेतु की तरह राजनाथ सिंह काम कर रहे हैं। तो इसलिए उनका तो ख्याल निकाल ही दीजिए। हालांकि ये चर्चा रही है कि उनको भी मनाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से उनकी भूमिका है उसमें लगता नहीं है कि वो बाहर जाएंगे, वो जहाँ हैं वहीं बने रहेंगे। बाकी कुछ एक लोग हैं, धर्मेंद्र प्रधान के लिए मंत्रालय बदलने की चर्चा है कि उनका मंत्रालय बदला जाएगा, यानी शिक्षा उनके हाथ से जाएगा। अब किसको लाया जाएगा ये तो एक तरह से आप कहें कि उसके लिए प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन फिलहाल ये जो फेरबदल है उस फेरबदल की संभावना को, जो उसकी आप एक तरह से कहें कि जिस तरह की तारीखें आ रही हैं उसमें 21 जून के बाद, यानी योग दिवस जब ख़त्म होगा उसके बाद नया दिवस जो शुरू होगा, उस नए दिवस में नया धमाका होगा जिसमें कई लोगों की कुर्सी हिलेगी। बाकी आप लोगों की क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा।